एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। एज यू नो ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज TSSB के एग्जाम्स भी जो है वो शायद हो जाएंगे और UPTGT के एग्जाम्स भी होने वाले हैं। सो वी आर ट्राइंग कि जो भी कंटेंट है हम वो डिस्कस कर सके रिलेटेड दैट, और जो बैचेस है उसके बारे में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने आज की वीडियो में। सो अपने आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत सारे पुराने वीडियोस में वॉइस का बहुत ज्यादा इशू है। तो कोशिश करेंगे अपने जो वीडियोस हैं या फिर वो जो पुराने वीडियोस है उसको हम दोबारा बना सके। तो अपने आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पोस्चर है वो होता क्या है। तो पोस्चर की बात करें तो पोस्चर क्या है कि आपकी बॉडी के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका एक अरेंजमेंट, इस तरह से अरेंजमेंट कि आप अपनी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का इफेक्टिव यूज कर पाए, उसको हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर जो है, जैसे हिंदी में हम आसन कहते हैं, पोस्चर का यही मतलब होता है कि आप अपनी शरीर पे लगने वाले सभी फोर्सेस यानी सभी बल को इस तरीके से मैनेज करें या फिर इस तरीके से अरेंज करें कि आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उन पे लगने वाले जो भी स्ट्रेस है उसको आप रिड्यूस कर सके, उसको हम पोस्चर कहते हैं। या फिर अगर इस तरह से कम करने की बात करें तो गुड पोस्चर में आएगा आपकी बॉडी पार्ट का जो भी अरेंजमेंट है, दैट इज योर पोस्चर। फिर हम बात करें कि गुड पोस्चर क्या होता है। जो पोस्चर है वो हम दो तरीके से बात करते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। जब हम बात करते हैं स्टैटिक पोस्चर की, स्टैटिक का मतलब उस दौरान जब आपके शरीर की जो स्थिति है वो है आपकी मतलब रुकी हुई स्थिति में है, आप जो है मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पोस्चर। जैसे कि आप बैठना, लेटना, खड़े हैं, उस वक्त हम जिस पोस्चर की बात करते हैं वो होता है आपका स्टैटिक पोस्चर। जबकि आपका जो डायनेमिक पोस्चर है वो तब है जब आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है। जैसे कि आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई मूवमेंट अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक पोस्चर। तो आपका जो पोस्चर है वो दो तरह से होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। फिर हम बात करते हैं कि जो पोस्चर है वो गुड और बैड किस तरह से क्लासिफाई होते हैं या फिर वो होते क्या है। तो अगर हम बात करें गुड पोस्चर की, तो इन जो आपकी बॉडी सेगमेंट्स के हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी सेगमेंट में जो है जहां भी जॉइंट्स होते हैं वहां से हमारे बॉडी सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो अगर आप उनके बॉडी सेगमेंट के बीच को बैलेंस करते हैं, उन पे पड़ने वाला जो स्ट्रेन है वो कम है और मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं गुड पोस्चर। तो इतनी चीज समझ में आई कि पोस्चर जो है वो होता क्या है। पोस्चर जो है वो आपके बॉडी पार्ट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट है जो कि आप अपने हिसाब से करते हैं। अगर आप जो अगर हम बात करें कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है, तो स्टैटिक का मतलब है ऐसी स्थिति जब आपकी बॉडी किसी भी तरह की मूवमेंट में नहीं होती है, तो उसको हम स्टैटिक पोस्चर कहते हैं। जबकि जब आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है, जैसे कि आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसको हम डायनेमिक पोस्चर की कंडीशन में रखते हैं। तो दो तरह से हो गया, आपके पोस्चर को आप पढ़ते हैं। बाकी अगर हम बात करें गुड और बैड पोस्चर की, तो जो गुड पोस्चर है वो ऐसा पोस्चर है जब आपने अपनी बॉडी के जो भी सेगमेंट्स है उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि उन पे लगने वाले जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, स्ट्रेन कम है, स्ट्रेस कम है और मैक्सिमम सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड गुड पोस्चर। एंड दूसरा जो है वो होता है बैड पोस्चर। बैड पोस्चर का मतलब कि आपकी बॉडी के जो भी अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी के सेगमेंट्स के अरेंजमेंट, उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो अनड्यू है, जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं है, बॉडी में सपोर्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं बैड पोस्चर। बात करें कि बैड पोस्चर के कौन कौन से कॉजेज होते हैं या फिर क्यों बैड पोस्चर होता है जो कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले इसका एक जो कॉज है वो है इंजरी या एक्सीडेंट। किसी इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से भी बॉडी का जो पोस्चर है वो इम्बैलेंस होता है, या फिर मैल पोस्चर्ड हो जाता है, या फिर उसे हम बैड पोस्चर कहते हैं। इसके बाद आपका इम्प्रॉपर और रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर आप किसी भी इंजरी या एक्सीडेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो भी वो बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किसी बीमारी की वजह से जो है वो पोस्चर बैड पोस्चर हो जाता है। न्यूट्रिशनल डाइट की वजह से, जो हम बात करते हैं रिकेट्स और बो लेग की, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो आपकी डाइट की कमी की वजह से या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी में पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, यानी बैड पोस्चर होता है। गलत आदतों की वजह से, चलने, बैठने, सोने या भागने की गलत हैबिट की वजह से भी बैड पोस्चर होता है।
एक्सरसाइज की कमी की वजह से होता है, ओवरलोड की वजह से होता है। अगर आप अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा वेट कैरी करते हैं तो भी बैड पोस्चर होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी की वजह से होता है, ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें, इसका एक एग्जांपल ले, तो जैसा कि आपने केदारनाथ मूवी में देखा होगा या फिर आप बहुत सारे लोग वहां पर गए होंगे, तो वहां पर जो लोग वहां वेट लेकर चढ़ते हैं तो उनका भी जो पोस्चर है वो आपने देखा होगा वहां पर, कि वो उनकी ऑक्यूपेशन की वजह से जो उनका पोस्चर है वो बैड पोस्चर हो जाता है या फिर उनके पोस्चर में चेंज आ जाता है, जिसे हम आइडियल पोस्चर कहते हैं, उससे वो डेविएट हो जाता है। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बैड पोस्चर की। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा पोस्चर सही है या गलत है, तो भी उनकी बॉडी में किसी न किसी तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। एंड बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चों को इसके लिए अवेयर करना है और इसीलिए आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की, यानी आपके पोस्चर में कौन कौन सी विकृतियां हो जाती हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक तो पहली बात है कि कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि इसको ही हम एकदम सही पोस्चर बोलेंगे। स्टैंडर्ड नहीं है, बट जब भी आपकी हड्डियां, आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स पे पड़ने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड है, आपकी बॉडी इफेक्टिवली काम कर पा रही है, चलना बैठना सोना, उसमें किसी भी तरह का चलने फिरने सोने में पेन नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उस तरह के पोस्चर को हम एक अच्छा पोस्चर कहते हैं। बट जब इस तरह की चीजों में किसी भी तरह की मैल फंक्शनिंग होती है, जैसे अगर आपको चलने बैठने उठने में दिक्कत है या फिर आपका शरीर जो है वो दिखने में भी, आपकी हड्डियां जो है प्रॉपर अलाइनमेंट से इधर उधर हो गई हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है, 6 तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपको पढ़नी होती है। ये 6 तरह की आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर आप देखें तो हर तरह की टीजीटी के एग्जाम में एक ना एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में पूछ लेते हैं। तो आपकी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं उनको आप 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। 6 तरह की आपको डिफॉर्मिटीज पढ़नी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी 3 तरह है, तो आप जो पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे, सबसे पहले तो आप स्पाइन की डिफॉर्मिटीज पढ़ते हैं, आपके स्पाइन के कर्वेचर में जो डिफॉर्मिटीज होती है। दूसरा आप पढ़ते हैं लेग में। तीसरा आप पढ़ते हैं फुट में। तो ये 3 तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो है वो यूजुअली होती है, जिन्हें हम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं, और ये आपको क्लास 12 के सिलेबस में भी मिलता है। तो स्पाइन में जो है वो 3 तरह की डिफॉर्मिटीज होती हैं। सबसे पहला है काइफोसिस, जिसको हम आगे बहुत डिटेल वे में पढ़ेंगे, जिसे हम कूबड़ भी कहते हैं। दूसरा है आपका लॉर्डोसिस, और तीसरा है आपका स्कोलियोसिस। इस तरह से अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, आप ऐसे टेबल बना के बता सकते हैं। लेग्स में 2 तरह की होती है, एक होता है आपका नॉकनी और दूसरा होता है आपका बो लेग। ये दोनों जो है ये लेग में होती है, और फुट में हम एक ही पढ़ेंगे, विच इज योर फ्लैट फुट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 तरह की कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो कि आपको पढ़नी है। सबसे पहले बात करेंगे नॉक नी के बारे में। नॉक नी जो है वो क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपको पीडीएफ दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। एज इट इज जो भी यहाँ पे लिखा है सब कुछ आपको एज इट इज ही मिल जाएगा। जो भी इसमें जो चीजें लिखी है वो भी लिखी रहेंगी। और अगर आपको अपकमिंग बैच ज्वाइन करना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम बैच पर मिल जाएगी। और भी जो चीजें हैं वहां पर आप क्वेश्चंस हैं जो पूछ सकते हैं। जीमेल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहली पोस्चरल डिफॉर्मिटी की, विच इज नॉक नी। तो नॉक नी क्या है, अभी हमने बात की, जो कि आपके लेग में होती है, जिससे हम गैनु वेलकम के नाम से जानते हैं। और आपके एग्जाम में ये वर्ड्स कई बार मेंशन होते हैं, इवन क्लास 12 के एग्जाम में भी ये वर्ड्स आए हैं। सो इसलिए आपको इनके ये वर्ड्स भी पता होना जरूरी है। तो नॉकनी जो है वो होती है आपकी लेग में, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल है, और ये है आपकी डिफॉर्मिटी। नॉक नी में जो दोनों ही आपकी घुटने हैं, नी है, वो क्लोज आ जाते हैं, जो कि नॉक नी के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके जो लेग्स हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस तरह से आता है कि किस डिफॉर्मिटी में आपके लेग जो है वो इनवर्ट बेंट हो जाते हैं। तो अगर बात होगी इनवर्ट की तो हमेशा नॉक नी ही आएगा, जिससे आपको चलने में या दौड़ने में दोनों ही घुटने टकराते हैं, जो कि एक साइन है पता करने का कि किसी को नॉक नी है। कॉजेस की बात करें तो रिकेट इसका एक कॉज है, जो कि होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से।
ओबेसिटी की वजह से भी नॉक-नी हो जाता है, मसल और लिगामेंट के वीक होने की वजह से भी नॉक-नी होता है, किसी फ्रैक्चर और इंजरी होने की वजह से भी नॉक-नी हो जाता है अगर नी जॉइंट में है, बैलेंस डाइट जो है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे उसकी वजह से भी नॉक-नी होता है, और फ्लैट फुट होने की वजह से भी नॉक-नी हो जाता है। बात करें क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो कई बार वहां पर इस तरह से लिखा रहता है और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन कौन से कॉजेज हैं। अगर जो अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB में अगर देखें, तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। प्रिकॉशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कॉजेज और प्रिकॉशन में सिर्फ इतना है कि जिन वजह से होता है उन चीजों को ही आपको अवॉइड करना है, या फिर उसका ही वो चीजें करनी है जिससे आपका प्रिकॉशन हो जाएगा। बैलेंस डाइट लेना है, छोटे बच्चों को बहुत अर्ली एज पे उन्हें चलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। और यहाँ पर इसका एक प्रिकॉशन या फिर क्योर कह सकते हैं कि अगर किसी को नॉक नहीं है तो दोनों ही घुटनों के बीच में पिलो रख के सोने से भी नॉक नी जो है वो क्योर होता है। हॉर्स राइडिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि नॉक नी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है, तो हॉर्स राइडिंग को एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है नॉक नी के लिए। बाकी वॉकिंग कैलिपर्स का भी यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बोलेग की, जो कि सेकेंड डिफॉर्मिटी है। सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे नॉक नी की, जो आपकी फर्स्ट डिफॉर्मिटी थी, जिसे हम जानते हैं गेनु वेलगम के नाम से। और जो आपका बोलेग है इसे हम जानते हैं गेनु वेरम के नाम से। ये जो नाम है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन नाम से ही पूछा जाता है। अभी नॉकनी और बोलेग जो है बहुत कॉमन नेम है और ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। बोलेग जो है यहाँ पर क्या होता है, जैसे नॉकनी में आपके दोनों ही घुटने जो है वो पास आ जाते हैं, यहाँ पे दोनों ही घुटनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, विच इज कॉल्ड बोलेग। बो का मतलब होता है धनुष, तो ये धनुष आकार के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलेग कहा जाता है। बो लेग में जो दोनों ही पैर हैं वो दूर दूर होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। इसके कॉजेस की बात करें तो ये भी वही हो गए जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर आते हैं अपने तीसरे डिफॉर्मिटी पे, विच इज कॉल्ड फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की बात करें तो इसे पेस प्लेनस के नाम से जाना जाता है, फ्लैट फुट को, अगर इसका जो दूसरा नाम है। यहाँ पर जो फ्लैट फुट है जो आप देख पा रहे हो आप दोनों डायग्राम में, फ्लैट फुट क्या एक डिफॉर्मिटी है जिसमें आपके पैर का जो कर्व है वो कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, जिससे दौड़ने में या चलने में जो बॉडी है उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और किसी की भी फ्लैट फुट है या नहीं, ये आप उसके फुटप्रिंट से पता कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ फुटप्रिंट देख पा रहे हैं। तो इस फुटप्रिंट से आपको ये पता चल जाएगा कि किसी को फ्लैट फुट है या नहीं है। छोटे बच्चों को अक्सर फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर बड़े होने पर भी वो प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्लैट फुट जो है वो इस तरह की डिफॉर्मिटी है, जिसे पेस पेनस के नाम से जाना जाता है। इसके कॉजेस की बात करें तो वीक मसल, ओबेसिटी, इम्प्रॉपर शूज या फिर इम्प्रॉपर वॉकिंग स्टाइल से भी फ्लैट फुट होता है। बहुत देर तक खड़े रहने से या फिर बहुत हैवी वेट कैरी करने से भी फ्लैट फुट होता है। प्रिकॉशन की बात करें तो आपको प्रॉपर शेप और साइज का जो है वो शूज पहनना चाहिए। ओबेसिटी के लिए जो है वो काम करना चाहिए, हाई हील्स को अवॉइड करना चाहिए। फ्लैट फुट की रेमेडीज की बात करें तो इसकी बहुत सारी रेमेडीज है, इसमें कुछ कुछ है कि आपको बेयर फुट यानी नंगे पैर सैंड पे वॉक करना, या फिर किसी भी रोलिंग चीज से अपने पैर को रोल करना, इन सब से आप फ्लैट फुट जो है वो क्योर कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड जो भी डिफॉर्मिटीज है उसकी। स्पाइन से रिलेटेड तीन डिफॉर्मिटीज के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले आपकी काइफोसिस है, जिसे हिंदी में कुबड़ कहते हैं। जब आप ये तीनों डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पाइन के किस हिस्से में होती है। अगर हम काइफोसिस की बात करें तो आपकी स्पाइन के कितने हिस्से होते हैं, आपकी स्पाइन के सबसे ऊपर वाले हिस्से को ये सर्वाइकल रीजन कहते हैं। उसके बाद ये आपका थोरेटिक रीजन होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां स्पेसिफिक चीज लिखी होती है, तो आपको इन सब वर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपका लंबर रीजन होता है। फिर आखिरी में तो सैकुलर और कोकिक्स है, जहां पे कोई डिफॉर्मिटी के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो जो काइफोसिस है वो होती है आपके थोरेटिक रीजन में, जहां पे क्या होता है कि ये कुबड़ है, इसे हंच बैक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बैक है वो पीछे की तरफ से घूमी हुई दिखती है, या फिर जो भी उसकी स्पाइन है उसका कर्वेचर पीछे की तरफ बढ़ जाता है,
जिसे हम काइफोसिस कहते हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें लिखकर आती हैं। कई बार लिखा होता है कि थोरेकिक रीजन की डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं, कई बार लिखा रहता है कि आउटवर्ड कर्वेचर जो है स्पाइन का बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, या फिर हंच बैक के नाम से कौन सी डिफॉर्मिटी जानी जाती है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सो जो काइफोसिस है जिसे हम कुबड़ कहते हैं उसे हम हंच बैक के नाम से जानते हैं। कॉजेस की बात करें तो सबकी कॉजेस ऑलमोस्ट वही है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, इलनेस की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ प्योर एयर, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज की वजह से, कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर, ये सारे जो है वो काइफोसिस के कॉजेस हैं। लॉर्डोसिस की बात करें जो आपका सेकेंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी में आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बात की थी आपके तीन रीजन, सर्वाइकल, थोरेकिक और लंबर। तो जो थोरेकिक रीजन में होता है वो तो काइफोसिस होता है, जो लंबर रीजन में होता है उसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं। इससे आपको याद रखना इजी होगा, जो लॉर्डोसिस है वो होता है आपके लंबर रीजन में, जिसे हॉलो बैक के नाम से भी जानते हैं। इसे हॉलो बैक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका लंबर रीजन है वहां पे कर्वेचर जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे बैक में कैविटी हो जाती है, जिसे हम हॉलो बैक के नाम से जानते हैं। यहाँ जो नोट्स है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, या फिर आप मेल करके भी वो चीजें पता कर सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बात करें कॉजेज ऑफ लॉर्डोसिस की, तो लॉर्डोसिस जो है वो क्या है अभी हमने पढ़ लिया। इसके कॉजेज क्या है वो भी एज इट इज ही है। यहाँ पर मसल की वीक होना, ओवरवेट होना, बैलेंस डाइट का ना होना, प्रॉपर जो मसल है उसका डेवलप ना होना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल में जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है। आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उसमें आप काम नहीं कर रहे, पूरे टाइम बैठे रहते हैं, तो इस तरह की लाइफस्टाइल को सिडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, जो कि लॉर्डोसिस का एक कॉज है, और बहुत सारे लोगों को लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम आजकल है। फिर है आपकी तीसरी स्पाइनल डिफॉर्मिटी, आपकी टोटल 6 डिफॉर्मिटीज हो गई, विच इज स्कोलियोसिस। तो हमने पढ़ा कि काइफोसिस में क्या होता है कि आपकी जो भी स्पाइनल कर्वेचर है वो पीछे की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। जो लॉर्डोसिस है उसमें आगे की तरफ लंबर रीजन का कर्वेचर बढ़ जाता है। स्कोलियोसिस में आपकी स्पाइन, सामने से अगर आप स्पाइन देखेंगे तो वो आपको सीधी दिखाई देती है, जो आपको यहाँ नॉर्मल स्पाइन इस तरह से दिख रही है, दिस इज स्ट्रेट। अगर ये एक साइड को राइट या लेफ्ट को डेविएट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। या तो वो राइट की तरफ हो जाती है या तो वो लेफ्ट की तरफ हो जाती है, उसको हम स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। तो स्कोलियोसिस जो है वो तीसरी स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। लिखकर यही आता है कि किस डिफॉर्मिटी में जो स्पाइन है उसमें लेटरल डेविएशन होता है। लेटरल डेविएशन जो है यानी या तो राइट को या तो लेफ्ट को, जिसे हम स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इस तरह से आते हैं। तो तीन डिफॉर्मिटीज जो है वो स्पाइन में होती हैं। अगर थोड़ा सा इसका रिकैप करें तो आपने पढ़ा कि पोस्चर क्या होता है। पोस्चर जो है इसमें स्टैटिक और डायनेमिक पोस्चर क्या होता है, बैड और गुड पोस्चर क्या होता है, बैड पोस्चर के कॉजेस क्या होते हैं, 6 तरह की कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, उनके कॉजेस क्या है। इतनी चीजें अपने आज के सेगमेंट में हमने पढ़ी हैं। सो अपने आज के सेगमेंट में हमने इतना पढ़ा। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे इसके आगे की चीजों की। एंड फॉर बैचेस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में बात करेंगे और चीजों की। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।